गुड मॉर्निंग। हम लोग राष्ट्रपति पर अपनी बात जारी रखेंगे। पिछले क्लास में हमने आपातकालीन शक्तियों में, संकटकालीन शक्तियों में पहले अनुच्छेद पर बात कर ली थी जो 352 है। हमने 352 के संदर्भ में कहा था कि हम लोग बात करेंगे। वो बात हमारी पूरी हो गई थी। वहां से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। दूसरी संकटकालीन शक्ति हेडिंग डालिए, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 356 बहुत ही विवादित अनुच्छेद है। 356 लगातार चर्चा में रहता है। बहुत जगहों पर केंद्र सरकार इसका उपयोग और दुरुपयोग करती रहती है। हेडिंग जो है 356 की, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। बहुत लंबा आर्टिकल है संविधान में, क्योंकि इसका खूब दुरुपयोग हुआ। एक क्वेश्चन आया है क्या कि सर आपने कहा कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो 358 आर्टिकल 90 चला जाता है एंड आर्टिकल 359 से वो आर्टिकल जाएगा जो प्रेसिडेंट कहेंगे। उन्हें आर्टिकल पर भी स्टेट असेंबली नहीं बना सकती लॉ, बाकी भी प्रेसिडेंट तो बना सकती है लॉ। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन पूछो। चलो तुम क्वेश्चन लिख के छोड़ देना, हम बाद में बता देंगे। हम 356 पे अपनी बात शुरू करते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। इस आर्टिकल की हेडिंग है प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है राज्यों में, तो उसके संदर्भ में क्या प्रावधान होंगे, क्या उपबंध होंगे, इसको कहा गया है। इसमें जो शुरू होती है इस आर्टिकल की भाषा वो है, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा वह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा क्या करेंगे? उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या उस राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा। यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों। ठीक, परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। ये होती है भाषा शुरू। लेकिन ये काफी लंबा है आर्टिकल 356, इसलिए इसको हम प्रैक्टिकली तुम्हें समझा देते हैं कि 356 की पूरी कहानी या बातचीत क्या है। तो अनुच्छेद 356 हेडिंग आपने डाल ली है। इसको हम 3 नामों से जानते हैं, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राज्य आपात, स्टेट इमरजेंसी, या संवैधानिक आपात, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। संवैधानिक आपात भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जहां पर जो चुनी हुई राज्य की सरकार है उसको कमजोर कर दिया जाता है। ठीक, अब इसके आधार, अगर जो हम आर्टिकल 356 के यूज की बात करें, आर्टिकल 356, तो ये 2 आधारों पर लगाया जा सकता है। एक तो 356 में ही आधार दिया गया और तीसरा 365 में एक रीजन दिया गया। अब इसकी कहानी क्या है कि जो अभी हमने बताया था 356 क्या कहता है? राज्य संविधान के अनुसार न चले
356 में खुद ही लिखा है, यदि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार न चले, और इसके बारे में कौन बताएगा? या तो गवर्नर साहब बताएंगे, राज्यपाल, या अन्य सूचना अन्य माध्यम से ज्ञात हो। अब ये ध्यान रखना, 356 का यूज कौन करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह से बात करेंगे? तो हमने कहा हमेशा ध्यान रखिए पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, बात समझ में आ रही? आर्टिकल 356 का यूज कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शक्ति है कि अगर जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर पर यह काम होगा। ठीक, अब 356 में उसका आधार दिया गया कि यदि राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा। दूसरा 365 आधार बनता है। इसका 365 क्या होता है? जब राज्य केंद्र का निर्देश न माने, केंद्र का निर्देश न माने। जैसे अभी देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में जब भी केंद्र सरकार कोई आदेश जारी करती है तो वहां की राज्य सरकार ममता बनर्जी उस पर आपत्ति दर्ज करती हैं। तो ये दो आधार 356 के लागू होने के बनते हैं। दो आधार 356 के लागू होने के हमारे सामने आते हैं। पहला होता है 356 जो स्वयं में ही 356 का आधार भी है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर। 365 में जब राज्य केंद्र के निर्देश न माने, तो ये खबर तो सीधी राष्ट्रपति जी को मिल जाती है कि केंद्र सरकार ने कुछ कहा, राज्य सरकार नहीं मान रही, तो 365 का उल्लंघन हो रहा। लेकिन अगर जो 356 के आधार की बात करें तो 356 में दो तरीके से ये बात पता लगती है कि राज्य बात मान रहा है या नहीं। पहला आधार तो यह है कि राज्यपाल जी रिपोर्ट भेज दें। राज्यपाल कौन होते हैं? राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि, अभी आगे पढ़ाएंगे, अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी होती है? राष्ट्रपति। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की प्रतिनिधि के रूप में ये राज्य में होते हैं। इन्होंने ये रिपोर्ट भेज दी कि ये सरकार पूरी तरह से संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, यहाँ पर संविधान फेल हो गया है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। दूसरा, अन्य सूचना, किसी अन्य राष्ट्रपति को राज्यपाल ने रिपोर्ट न भी भेजी, लेकिन यदि राष्ट्रपति जी को लगता है, अन्य सूचना में यही होता है कि यदि राष्ट्रपति जी को समाधान हो जाता है, राष्ट्रपति जी का समाधान किसमें होता है? प्रधानमंत्री जी में। अगर जो प्रधानमंत्री को लगता है कि किसी राज्य की कोई सरकार फेल हो गई है, तो राष्ट्रपति वहां पर 356 की घोषणा कर सकते हैं, स्वयं भी राष्ट्रपति। इसको अन्य सूचना के साथ लिख सकते हो, स्वयं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान ले लें, राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान ले मतलब प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया ये पॉइंट? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। 356 के दो आधार, 356, 365। अब इसमें 5-6 आगे पीछे हुआ है, बाकी सेम नंबर है, 356 और 365। याद रखने के लिए भी आसान है। क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लो। दीपक, तुम्हारा क्वेश्चन फिर नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रहे हो। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ा जाए। यस, आगे हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी उद्घोषित करने की प्रक्रिया। ठीक है, ठीक है, बाद में पूछ लेना। यहां तक क्लियर हो गया? अब प्रक्रिया समझाता हूं। प्रक्रिया ठीक उसी तरह से, उसी भाषा में लिख लीजिए कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के पश्चात 2 माह के भीतर दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास होना चाहिए।
उद्घोषणा के पश्चात 2 माह के भीतर दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। अब यहां पर एक अंतर हो जाता है, एक नहीं दोनों अंतर हो जाते हैं, टाइम का भी और बहुमत का भी। 352 की जब घोषणा होगी तो 352 को 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से पास होना होगा और 356 को घोषणा के 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पास होना होगा। राज्यसभा स्थायी सदन है तो उसकी सिर्फ सत्र बुलाना है और वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी आमंत्रित कर देते हैं और उसके बाद पास हो जाएगा। लेकिन फिर वही लाइन जो हमने 352 में लिखवाई थी कि यदि लोकसभा विघटित है तो लोकसभा गठन के पश्चात प्रथम बैठक से 1 माह के भीतर पास हो जाना चाहिए। तो यहां भी वो लाइन आगे लिख लो, यदि लोकसभा विघटित है तो पुनर्गठन के पश्चात 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। ठीक, अब एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों? अरे बेटा, हर चीज लॉजिकल होती है, उसका कारण होता है। स्टेट इमरजेंसी कितने क्षेत्र में लगेगी? एक राज्य में। और 352 कितने में लगेगा? पूरे देश में। तो राज्य आपात से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे या राष्ट्रीय आपात से? तो घोषित है कि राष्ट्रीय आपात से ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, राज्य आपात से सिर्फ 356 से एक राज्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जिससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसको लागू करने की प्रक्रिया ज्यादा कठिन रखी गई और जिससे कम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा वहां लागू करने की प्रक्रिया आसान रखी गई। नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने में विशेष बहुमत से पास कराना होगा, स्टेट इमरजेंसी को 2 माह में सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होगा, इसीलिए ये अंतर है। फिर वो अगली बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी जो कि हमने 352 में भी बताई थी कि यदि लोकसभा भंग है तो पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बैठक से 1 माह के अंदर पास होना चाहिए और राज्यसभा से 2 माह के अंदर पास हो ही जाना चाहिए। क्लियर? अगली चीज यहां पे, हाँ, बोथ हाउसेज जब बोलते हैं तो ध्यान से सुनते नहीं हो ना, लिखते हो तुम लोग। क्या बोला शुरू में ही? उद्घोषणा के पश्चात 2 माह के अंदर दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। अब बोथ हाउसेज की कंडीशन लगी हुई है, अगर जो बोथ हाउसेज हैं तो उनके सत्र बुला लिए जाएंगे और पास करा दिया जाएगा। लेकिन यदि लोकसभा नहीं है, विघटित है, तो राज्यसभा से तो 2 महीने में पास हो ही जाना चाहिए। लेकिन लोकसभा के लिए शर्त रहेगी कि गठन के पश्चात प्रथम बैठक से। ठीक, उसके बाद यहां पर अवधि पूछी जाती है। पहले, हाँ बेटा, नेटवर्क की आज दिक्कत रहेगी, ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है, मोबाइल से कनेक्ट किया है मैंने। पता नहीं कैसे सरकार वहां बैठे बैठे घोषणाएं करती रहती है, सब कुछ ऑनलाइन, नेटवर्क तक ये लोग दे नहीं पाते हैं। अस्पतालों की कोविड मरीजों की हालत आप देखिए और दूसरी तरफ इनकी घोषणाएं और इंटरव्यू, परीक्षाएं और ये सब, पता नहीं क्या चल रहा है इस समय। जितनी खराब स्थिति है चीजों की, समझ में ही नहीं आ रहा। खैर, अटक अटक के ही हम लोग समझ लेते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला मुद्दा आता है कि कितनी दिन के लिए लगाया जा सकता है। जैसे नेशनल इमरजेंसी 6 माह के लिए थी, ठीक वैसे ही यहां भी 6 माह के लिए घोषणा होती है। 44वें संविधान संशोधन से इसमें बदलाव किया गया। तो जितना बताएं उतना लिखते जाना, नहीं तो कठिन हो जाएगा। कोई नहीं बेटा, हम लोग अपने मुद्दे पे रहते हैं, नहीं तो बहस करने के लिए, डिस्कशन के लिए तमाम मुद्दे। राहुल का सुझाव आया था
कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे एक दिन लाइव सेशन रख लिया जाए। किसी भी दिन तुम लोग अगर चाहोगे तो ऐसा लाइव सेशन रख लेंगे, लेकिन हम जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं हमारे, उनके लिए रात में 9 बजे हम लाइव होते हैं और हम डायरेक्ट उन्हीं बच्चों से जुड़ते हैं उसमें जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं। तो या तो उसमें भी हम तुम लोगों को लिंक दे दें, तुम लोग चाहो तो उससे भी जुड़ जाया करो, ज्वाइन कर लिया करो। और अब तो हमारा प्राइवेट लिंक शुरू हो जाएगा, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको वहां हम उस लिंक पे जोड़ देंगे, तो वो हमारे साथ वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं उस सेशन को। ठीक है, अगर जो तुम लोग ऐसा कहोगे कि लाइव सेशन में जुड़ना है, तो हम शाम को 9 बजे जूम पे जुड़ते हैं इंटरव्यू वाले बच्चों से, उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब देते हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं। कल मैंने ऑनलाइन मॉक लिया था और कल ही मैंने उस पे पूछा था N95 मार्क्स और KN95 मार्क्स। आज अखबारों में उस पे खबर है, इस बार इंटरव्यू में खूब पूछा जाता है। चलो ठीक, इंटरव्यू के लिए आज 9 बजे जब लाइव होंगे तो हम तुम लोगों को बता देंगे, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कितने बजे हम लोग लाइव होंगे, उस समय जुड़ जाएंगे। YouTube पे तुम लोगों को दिखाते रहेंगे और उन बच्चों के साथ हम जूम पे जुड़ जाएंगे, एक साथ 2 सिस्टम यूज कर लेंगे क्योंकि वो लोग भी डिस्टर्ब ना हो। चलो ठीक, अब आगे की बात करते हैं। हाँ राहुल, इसी YouTube पे लाइव आएंगे, तुम लोग YouTube पे सुनना और हम उन बच्चों को जूम पे अपने साथ जोड़ लेंगे जिससे वो भी अपने क्वेश्चन पूछ सके मेरे साथ। तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो तो तुम्हारे घर हम आएंगे तुम्हें ऐड करने। ठीक है बेटा, घर का पता दे दो, घर आएंगे तुम्हें ऐड करने। इतने बदमाश हो तुम सब लोग। ऑनलाइन अभी फॉर्म भरने के लिए तुम लोगों से कहा है तो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हो। IAS PCS के एग्जाम का फॉर्म कैसे भरते होगे, हम तो ताज्जुब करते हैं। फोटो का साइज तुम्हारा सही नहीं है, फोटो तुम सही नहीं कर पाते हो। खैर कोई नहीं, डांटने के लिए बहुत मुद्दे हैं, फिर दोबारा से पढ़ो। राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया समझ में आ गई घोषित होने की। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के पश्चात दोनों सदनों से 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। यदि लोकसभा विघटित है तो पुनर्गठन के पश्चात 30 दिन के अंदर पास होना चाहिए। इसके बाद मैंने बताया कि कितने दिन के लिए घोषणा होगी, तो 6 माह के लिए। फिर 6 माह से ज्यादा की जरूरत है तो फिर 6 माह की घोषणा करनी पड़ेगी। ठीक, कितने साल के लिए हो गया? 1 साल। 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। ठीक से इसको लिखते जाना। पहले बार में घोषणा कितनी? 6 मंथ, 6 माह। यदि फिर भी जरूरत है, अगली लाइन में फिर भी जरूरत है तो कितना? फिर 6 मंथ। तो टोटल कितना हो गया? 6 और 6 1 साल। अब नीचे लिखो, यदि 1 साल से अधिक की जरूरत है, इफ मोर देन 1 ईयर, यदि 1 साल से अधिक की राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ रही है तो 2 शर्तें होनी चाहिए। 2 शर्तें क्या है? नंबर 1, यदि 352 लगा हुआ हो, राष्ट्रीय आपात, यदि राष्ट्रीय आपात चल रहा हो, में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, तो 1 वर्ष से अधिक लगाया जा सकता है। लेकिन 1 वर्ष से अधिकतम कितना? तो 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष। और यदि 3 वर्ष से भी ऊपर लगाना हो तो 3 वर्ष से अधिक के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। 3 वर्ष से अधिक के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? 356 की टाइमलाइन समझ में आ गई। 6 मंथ, फिर भी जरूरत है तो प्लस 6 मंथ। 2 बार घोषणा होगी और फिर दूसरी बार घोषणा भी दोनों सदनों से 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से पास होगी। लेकिन 1 साल से ज्यादा, लेकिन घोषणा 6-6 महीना ही होगी। तो उसके लिए शर्तें हैं कि चुनाव आयोग कह दे कि नहीं चुनाव हो सकते, या दूसरी चीज बता दी गई कि राष्ट्रीय आपात लगा है, 352 लगा है, तो वो बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन ये दोनों शर्तें नहीं है तो 1 साल से अधिक नहीं हो सकता। दोनों में से कोई भी शर्त एक है तो इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी 3 साल, 3 साल से अधिक तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। पंजाब में 3 साल से अधिक रहा था, इसीलिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी। अब इसमें एक बदलाव ये हो गया, ऐसी उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। पहले ये 1 साल था, इसको 6 माह कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन से। 6 माह 6 माह 2 बार, 2 बार 1 साल। ठीक, अगर जो अधिकतम लगाना है तो 3 साल से ऊपर आप नहीं लगा सकते इन दोनों शर्तों के बाद भी। लेकिन ये दोनों शर्तें भी जब नेशनल इमरजेंसी आज तक 2 बार घोषित हुई, तीसरी वाली तो दूसरे के बीच ही में घोषित हुई थी, तो कहां ऐसी स्थिति पहली वाली नहीं बनती। दूसरी, चुनाव आयोग कभी ये नहीं कहता कि चुनाव होने की स्थिति है या नहीं है। अगर जो राज्य की बात होती है तो चुनाव आयोग चुनाव कराने में मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 3 ईयर, नहीं बेटा ये आंसर ऐसे गलत हो जाएगा। बेटा कुछ काम पीयूष खुद भी किया करो, सबसे ज्यादा कहां लगा, कितनी बार लगा, यूपी में कितनी बार लगा, ये सब जीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, ये हमारे समझाने का मुद्दा नहीं होता है, और यही समझना है तो फिर कॉन्सेप्ट मत समझो, ल्यूसेंट उठा के पढ़ा ली जाए तुम्हें कहां कहां कितना लगा, बेवकूफी के प्रश्न पूछते हो। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जिस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रहेगी वहां सबसे ज्यादा 356 का यूज होगा। राजनीतिक अस्थिरता, ठीक, राजनीतिक अस्थिरता जहां भी ज्यादा रहेगी वहां बार बार लगेगा। अगर जो स्पष्ट बहुमत की सरकारें आती रहती हैं तो वहां नहीं लगता है। मोदी सरकार ने भी कई बार ट्राई किया, जब से बनी है ये सरकार, कांग्रेस के समय में स्पेशली इंदिरा गांधी के टाइम इसका खूब दुरुपयोग हुआ। केंद्र राज्य संबंध में राजमन्नार समिति की बात करेंगे तो उन्होंने कहा ही था कि इसको अब संविधान से हटा देना चाहिए। राजस्थान में तब बेटा राष्ट्रपति शासन लग सकता है यदि सरकार बहुमत साबित करने में फेल हो जाए और स्पष्ट बहुमत किसी के पास न दिख रहा हो राज्यपाल को। जैसे सचिन पायलट ने अभी बीजेपी में जाने की घोषणा नहीं की, सिर्फ वो कांग्रेस से नाराज हैं। फ्लोर टेस्ट हो, कांग्रेस के बहुमत में वोट कम रह जाएं, बीजेपी से सचिन पायलट जुड़े ना, तो बीजेपी के पास भी बहुमत नहीं, सचिन पायलट तीसरा धड़ा हो गए, ऐसी स्थिति में कोई सरकार नहीं बन रही होगी तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब पूरा राष्ट्रपति शासन समझ लो तब क्वेश्चन पूछा करो, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां तक क्लियर हुआ तो सिर्फ यस लिख के बताया करो, इतना पूछो, आगे का बाद में। अभी हमने क्या समझा है, सिर्फ टाइम पीरियड। टाइम क्लियर हो गया, 6 माह, 1 साल, 1 साल से ऊपर लगने के लिए 2 शर्तें, वो 2 शर्तें हैं तो अधिकतम 3 साल, 3 साल से ऊपर तो संविधान संशोधन। यहां तक की बात खत्म। अगली चीज लिखिए, 356 का प्रभाव, 356 नहीं, हटाने की प्रक्रिया, सॉरी भूल गया, 356 को हटाने की प्रक्रिया, और इसमें एक ही बात लिख लेना, 352 की तरह। 356 को हटाने की प्रक्रिया 352 की तरह। 356 कैसे हटेगा, 352 कैसे हटेगा, हमने तुम्हें बताया था, राष्ट्रपति जब चाहे घोषणा करके हट सकता है। ठीक, राष्ट्रपति जब चाहे घोषणा करके हटा सकते हैं। लोकसभा में हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए और यदि विपक्ष के 10% सदस्य प्रस्ताव लाते हैं तो 14 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी, और यदि बैठक में साधारण बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए, वही तीनों तरीके जो 352 में थे 356 में। अब लिखो 356 के प्रभाव।
356 के प्रभाव में एक पहला पॉइंट, क्या राज्य सरकार के कार्य केंद्र सरकार में हस्तांतरित हो जाते हैं। पावर्स ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस राज्य की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। अब इस शक्तियों में क्या क्या चला जाता है? राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग संसद करता है। स्टेट लेजिस्लेचर पावर एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी। पार्लियामेंट जब एक्सरसाइज करेगी तो उसमें क्या करेगी? बजट भी पास करेगी, राज्य सूची के विषयों पर कानून भी बनाएगी। जो कार्यपालिका शक्ति है उसके प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल कार्य करेंगे, अर्थात मुख्यमंत्री वाले काम राज्यपाल के पास आ जाएंगे। अगर जो बजट पास होना है तो वो भी संसद में पास होगा। यहीं पे एक चीज ध्यान रखना, न्यायपालिका की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये हमने वहां भी बताया था, यहां भी बता दिया। फिर जो जरूरी चीज है वो यहां पे ध्यान रखना, राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्य विधानसभा, लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली में विघटित और निलंबित में क्या अंतर है? आराम से समझ लो। विघटित होना, डिसॉल्व होना, भंग होना, इसका अर्थ है कि यदि विधानसभा भंग कर दी गई तो जब भी राष्ट्रपति शासन हटेगा तो नए चुनाव ही होंगे। अर्थात जो एमएलए अभी हैं, विघटित की घोषणा हो गई तो उसी दिन वो पद से हट जाएंगे, फिर वही एमएलए होंगे जो नए चुन के आएंगे। लेकिन यदि राज्य विधानसभा निलंबित की गई है, सस्पेंडेड है, तो उतने दिन वो निलंबित रहेंगे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटेगा वही विधायक विधानसभा में आके बैठ जाएंगे, दोबारा नए चुनाव नहीं होंगे। ये अंतर है विघटित और निलंबित में। और विघटित और निलंबित होगी ये कौन तय करेगा? विघटित होगी या निलंबित होगी, ये राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय, मैंने बार बार कहा, नाम राष्ट्रपति जी का, निर्णय किसका? प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो विघटित होगी, प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो निलंबित होगी। अब इसमें बिल्कुल राजनीतिक मामला होता है। अपनी पार्टी की सरकार है, कोई कारण हो गया तो निलंबित होती है, दूसरी पार्टी की है तो विघटित ही होती है, फिर नए चुनाव होते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है वैसे ही चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। एक क्वेश्चन आया, ज्ञान ज्योति दोनों सेम हैं क्या? 352 और 56 हटने में सेम है, बाकी सब में अलग है। क्या सुनते हो, क्या लिखते हो? अरे बेटा, एक्सप्लेन तो कर दिया कि राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। राष्ट्रपति चाहेंगे तो निलंबित करेंगे, राष्ट्रपति चाहेंगे तो विघटित करेंगे। निलंबित होने पर नए चुनाव नहीं होंगे, विघटित होने पर, राष्ट्रपति शासन खत्म होने पर नए चुनाव कराने ही पड़ेंगे। बस यही अंतर है। क्लियर? आप 356 पर हमारी बात पूरी हो गई। अब 356 से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ डालिए। तब तक हम इसमें एक नई चीज बताते हैं, वो जो आजकल पूछी जाती, क्या 356 की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? क्या 356 की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हाँ बोल सब जी, बोल सकते। हेलो, हाँ ठीक है, हमें ओके करना होगा।
हाँ, तो वो पूरा हमारे नाम से जो 2 लाख है वो वाला निकलेगा ना। ठीक है, अभी मैं ओके कर रहा। आज तो बड़ा मार्केट है, उसी पे लगेगा ना ये। आज जो रेट चल रहा हो। HUF से भी लेना तो है ही, मुझे पड़ेगा, लेकिन अभी मैं बताता हूं। इसमें हमें मेल पे जो आपने भेजा है उसमें सिर्फ जाके ओके करना है। ओके, तो हम जब ओके करेंगे उसी टाइम पे ये मार्केट रेट लेगा ना। अप्रूव कर लिख के आ रहा है, अप्रूव कर दें। आई ऑथराइज टू एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन मेड बाय दिस डिस्ट्रीब्यूटर, टिक कर दें और अप्रूव कर दें। एरर, प्लीज चूज रिडीम बैंक इन ऑल स्कीम्स। रिडीम बैंक्स में क्या चूज करना है? ये लिख के आ रहा है ना, बैंक चूज करने के लिए। अच्छा, रिडीम बैंक। अच्छा, SBI एरर, प्लीज चूज रिडीम बैंक इन ऑल द स्कीम्स। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन ये ऑल स्कीम्स कहाँ से सिलेक्ट होगा? ऑल यूनिट दिखा रहा है, रिडीम, ग्रोथ, रेगुलर, तो वो हमें दिखेंगे कहाँ से? अच्छा, नहीं, एक जैसे है, हमने वहां पे बैंक सिलेक्ट कर दिया, फिर दूसरा आएगा उसमें भी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना बैंक, कोटक कंपनी। नहीं नहीं, इसमें वो अलग अलग सारी स्कीम में जाके सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्लीज चूज रिडीम बैंक इन ऑल स्कीम्स, फिर दिखा रहा। सारी स्कीम्स तो सिलेक्ट ही कर ली हैं। चलिए मैं एक बार अभी देख के फिर आपको बताता हूँ। ठीक ठीक, मैं अभी देखता हूँ सर, अभी बताता हूँ। ठीक 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 ठीक, माफी चाहता हूँ, एक जरूरी डिस्टरबेंस में फंस गया था। सर रिप्लाई कर दीजिए हमारे क्वेश्चन का। अरे भाई ज्ञान ज्योति, तुम्हारे क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई कर दिया। क्या रिप्लाई किया? कि हटाने की प्रक्रिया 352 356 की सेम है, बाकी हर मामले में 352 356 अलग अलग है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? फिर क्या था? फिर कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक, अब यहाँ पे एक नया मामला आता है कि क्या 356 को लगाए जाने की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्योंकि इसका राजनीतिक दुरुपयोग होता है। तुम लोग जानते हो, अगर जो विपक्षी दल की सरकार है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है, और अगर जो अपनी पार्टी की है तो मैनेज हो जाती है। तो इसमें 38वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिसमें कहा गया कि 356 राष्ट्रपति की संस्तुति के आधार पर लगाया जाता है, इसलिए उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 38वां संविधान संशोधन 1975 किसकी सरकार में? किसकी सरकार में? इंदिरा गांधी सरकार। तो इंदिरा गांधी ने इसमें क्या कह दिया? क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश पर लगा है, इसलिए न्यायालय में यह मामला नहीं जाएगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब आया 1978 में, तो उसमें कहा गया न्यायिक प्रक्रिया से परे नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लगाते हैं। तो जो नई सरकार चुन के आई उसने कह दिया कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। फिर 1994 में
जब बॉम्बई वाद केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 356 की न्यायिक समीक्षा हो सकती है और देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति की संस्तुति तर्क आधारित है या नहीं। यदि अतार्किक पाया जाता है तो पुनः सरकार की स्थापना हो सकती है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि 356 के तहत निम्न आधार भी सम्मिलित होने चाहिए, जैसे कि अगर जो पंथ निरपेक्ष छवि बिगड़ रही हो, सरकार ने बहुमत खो दिया हो और निश्चित हो जाए कि राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई स्थिति नहीं बनती है। वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान में वही स्थिति है जो कही गई किसमें, 356 को न्यायिक समीक्षा की स्थिति जो बॉम्बई वाद केस में कही गई वही लागू है आज भी। अभी उत्तराखंड वाले में भी न्यायालय लोग गए थे। हर ऐसे मामले में अब न्यायिक समीक्षा होती है और न्यायालय अपनी देखरेख में भी फ्लोर टेस्ट करा देता है। फ्लोर टेस्ट के अनुमति दे देता है, ऑर्डर दे देता है, फिर फ्लोर टेस्टिंग होती है, इसलिए 356 न्यायिक समीक्षा होती है। अभी हमने एक बताया था वो राजमन्नार समिति वाला कॉन्सेप्ट कि जिसमें कहा जाता है 356 हटा ही देना चाहिए। ये कुल मिला के हमारी राष्ट्रपति की दूसरी आपात शक्ति पर बात हो गई। राष्ट्रपति जी की तीसरी आपात शक्ति हेडिंग डालिए वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360, 360। ये किस आधार पर लगता है? इसका ग्राउंड क्या होता है? तो फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट। इसके प्रक्रिया आगे लिख लो। प्रक्रिया 356 की तरह है कि घोषणा के पश्चात 2 माह के अंदर दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। यदि लोकसभा विघटित है तो पुनर्गठन के पश्चात 30 दिन के अंदर पास होना चाहिए। सेम वही चीज यहां पे लिख लो। 360 के घोषित होने की प्रक्रिया 356 के घोषित होने की प्रक्रिया के समान है और 360 के हटने की प्रक्रिया ऑफलाइन क्लास जिस दिन योगी जी अनुमति दे देंगे उसी दिन शुरू हो जाएगी। योगी जी से अनुमति दिला दो। 360 के हटने की प्रक्रिया आगे लिख लो 352 या 356 के समान। 352 जैसे हटता है 356 जैसे ही हटता है, वैसे ही 360 हटता है। क्लियर? फिर प्रभाव में एक लाइन में जान लो, वित्तीय अधिकार राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं। जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तभी लाइब्रेरी शुरू होगी। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, फालतू की चीजें पूछते रहते हो। इसके लिए 9412444333 फोन किया करो ना, राजेश भाई को परेशान करो, उनसे बार बार पूछो। योगी जी जब कहेंगे तभी तो खुलेगा, पागल कहेंगे। हाँ, क्या बता रहा? 360 प्रभाव, वित्तीय अधिकार राज्य के केंद्र के पास चले जाते हैं। और दूसरी एक लाइन जानते रहो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सभी के वेतन कम हो सकते हैं। साथ ही वित्त विधेयक, धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। इस कोरोना संकट के चलते पेंडेमिक में ये संभावना बीच बीच में ज्ञापित हो रही है कि कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है यदि स्थितियां न सुधरी। पूरी दुनिया की स्थितियां खराब हैं। अब तुम लोगों को एक होमवर्क है कि संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ क्या है, इफेक्ट्स ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन व्हाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। हाँ, तो बताया तो था पिछले क्लास में कुशाग्र, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर क्या इफेक्ट होता है, पिछले क्लास में बताया था। राज्य की शक्तियां कम हो जाती हैं, केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो। ठीक, राज्य विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल का
विस्तार होता रहता है। ठीक, एक लाइन में कहा जाता है इफेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, क्या? स्टेट्स पावरलेस एंड सेंटर पावरफुल। संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था की ओर चले जाते हैं, फ्रॉम फेडरल सिस्टम टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम। अरे बेटा, प्रेसिडेंट के लिए मेजॉरिटी कहां होती है? प्रेसिडेंट तो बस पास करते हैं, घोषणा तो उन्होंने खुद ही कर दी है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना होता है, 2/3। ठीक है, क्लियर हो गए सबके आंसर? ये होमवर्क तुम्हें दे रहा हूं कि जो संकटकालीन शक्तियां हैं इनका मूल्यांकन करके देखिए कि क्या ये होनी चाहिए, इनसे क्या क्या असर पड़ता है। सर, आर्टिकल 352 से जो आर्टिकल जाएंगे उन्हें प्रेसिडेंट स्टेट असेंबली लॉ नहीं बना सकती, बाकी पर तो बना सकती है। अरे बेटा, आर्टिकल का संबंध किससे है? मूल अधिकार से। मूल अधिकारों के बारे में राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, बाकी तो स्टेट के सारे मामले सेंट्रल के पास होते हैं नेशनल इमरजेंसी में। समझ गए? तुम कंफ्यूज किससे कर रहे हो? राज्य सूची और एफआर को मिक्स कर दे रहे हो। एफआर में कौन से जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे ये राष्ट्रपति बताएंगे, तो एफआर का स्टेट असेंबली से कोई लेना देना नहीं, एफआर का सिर्फ पार्लियामेंट से लेना देना होता है। हाँ, 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह समय 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। वही तो मैंने बताया बेटा, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं लग सकती है, लेकिन इन परिस्थितियों में 1 वर्ष से ज्यादा लग सकती है। पहले 1 वर्ष लग जाती थी, फिर 3 वर्ष लग जाती थी। अब 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया और 2 शर्तें जोड़ दी गई और 3 वर्ष से ज्यादा के लिए संविधान संशोधन जोड़ दिया गया। क्लियर? सर, 1 आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन। कल मैंने 5G के बारे में पढ़ा, जिसमें फिलहाल चाइना आगे चल रहा है। तो सर, प्रेजेंट टाइम में इंडो चाइना रिलेशनशिप को देखते हुए इसका क्या असर इंडिया में हो सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे देश भी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनसे मदद ले लेंगे। सर, इमरजेंसी में किसी भी क्राइम की सुनवाई होती है या नहीं? उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं या कोई पुलिस कस्टडी में हो उसकी? बेटा, फंडामेंटल राइट्स और क्रिमिनल केस दोनों एक बात नहीं होती। फंडामेंटल राइट्स आम नागरिक और व्यक्ति की रक्षा के लिए होते हैं। क्राइम केस तुम्हारे आईपीसी के हिसाब से चलते हैं, वो अलग चलते रहते हैं। न्यायपालिका की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट ना होना और क्रिमिनल केस की सुनवाई ना होना दोनों अलग अलग चीजें हो गई। ठीक बेटा, चलो कोई और क्वेश्चन हो तो पूछना। आज हमारा राष्ट्रपति के बारे में बातचीत पूरी हो गई। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक चीज और बता के खत्म करता हूं, वो हेडिंग डालो, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार या राष्ट्रपति जो काम अपने मन से करते हैं। पहले तो यह ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जी को राज्यपाल कौन कौन सी परिस्थितियां, तीनों बता चुके। पहला, यदि प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाए तो किसी को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाना। दूसरा, यदि किसी दल को बहुमत न मिले तो किसी को भी बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाना। तीसरा, यदि सदन में प्रधानमंत्री जी बहुमत खो दें तो लोकसभा के विघटन की सिफारिश को मानना या न मानना। ये 3 मामले हैं जिनमें राष्ट्रपति अपने मन से निर्णय लेते हैं।
इसके अलावा बाकी संविधान में जहां भी राष्ट्रपति जी का नाम लिखा है वो सारे काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। और ये 3 स्थितियां तब होती हैं जब वास्तव में प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी चुना हुआ व्यक्ति संवैधानिक रूप से नहीं होता है। तो जब देश में प्रधानमंत्री के पद पर व्यवहारिक रूप में कोई है ही नहीं, सिर्फ उसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने मन से कोई निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के ही निर्णय पर कार्य करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। कल के क्लास में हम तुम्हें उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन आ रहा, सर एनसीईआरटी क्लास कब से होगी? आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, कल तक हम ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। बचे हुए कोर्स की पीटी की और एनसीईआरटी की क्लास हमारी परसों से शुरू हो जाएगी। ठीक है, परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सब लोग फॉर्म भर दें। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फिर हम बिना फाइन लिए शामिल नहीं करेंगे। कब तक इंतजार करते रहें तुम लोगों का। और बाकी नए बैच हमारे 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। 5 अगस्त से ऑनलाइन एडमिशन देकर जो बिल्कुल नए बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उसके संदर्भ में आज एक वीडियो अलग से आ जाएगा। 5 अगस्त से हमारे नए बैच शुरू हो जाएंगे। बचा हुआ कोर्स पिछले बैचों का वो परसों से हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग पढ़ाई जारी रखें, फिर जल्दी मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। आज फॉर्म सारे लोग भर देना। फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। थैंक यू।